सेकंड वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। ये सेकंड वीडियो है रे ऑप्टिक्स की। परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है आपके पास में विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके अंदर सबसे पहले नियमित परावर्तन की घटना पढ़ रहे हैं हम लोग। नियमित परावर्तन के अंदर है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर, यानी कोई भी आपके पास में आपतित प्रकाश किरण है या सूर्य से आने वाली या किसी स्रोत से आने वाली आपतित प्रकाश किरण है, वो समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, गिरती है, तो गिरने के पश्चात यानी परावर्तित होगी। तो परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में जितने कोण से आपतित हुई उतने कोण से अभिलंब के साथ में क्या होगी, परावर्तित होगी। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, विसरित परावर्तन के अंदर जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित प्रकाश किरण एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। जैसे कि आपके पास में ये अपारदर्शी माध्यम यानी दो माध्यमों को अलग करने वाला कोई तल है, इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण गिर रही है। ये प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण है, इंसिडेंट रे होते हैं, आपतित प्रकाश किरण है। जैसे यहां पे गिरी तो यहां पे क्या बन गया, एक अभिलंब बन गया। ये आपके पास में अभिलंब बन गया। यानी कि यदि कोई आपतित प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो गिरने के बाद में परावर्तक होकर एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, और ये क्या जाएगी, एक निश्चित दिशा में लौट जाएगी। यह आपके पास में क्या हुई, परावर्तित प्रकाश। परावर्तित तो ये जो घटना होती है हमारे पास में वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहलाता है। इसके अंदर समान कोण बनेंगे। ये एंगल आई जो हमने पहले पढ़ा है और ये एंगल आर दोनों इक्वल बनेंगे, यानी कि कोण आई है वो आर के बराबर होगा। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि परावर्तित प्रकाश किरण के मार्ग में या जब प्रकाश किरण जिस दिशा में जा रही है, परावर्तित प्रकाश किरण जा रही है, उस दिशा के अंदर आंखों को रखा जाता है। ये परावर्तित प्रकाश किरण के मार्ग में रख दी हमने आंख, या हम परावर्तित प्रकाश किरण के मार्ग में या परावर्तित प्रकाश किरण हमारे आंख के रेटिना पे सीधी गिर रही है, तो हमें ये जो तल होता है, ये जो तल जहां पे प्रकाश की गिर रही है तल होता है, वो हमें चमकता हुआ चमकीला दिखाई देता है। और जब ये परावर्तित प्रकाश किरण से ये जो आंखें है वो हटा लेते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो हमें ये पृष्ठ है, ये जो तल है वो चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसके अंदर नियमित परावर्तन के अंदर जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पे गिरती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित प्रकाश किरण एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। यह घटना नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, यदि आंख को जब इन परावर्तित किरण के मार्ग में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो दर्पण हमें चमकीला दिखाई देता है। यह दर्पण या तल होता है आपके पास में, क्या होता है, हमें चमकीला दिखाता है। परंतु इसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं से देखने पर यह चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये जो आपके पास में दर्पण है वो हमें चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये पहली घटना आपके पास में नियमित परावर्तन की है। अब सेकंड नंबर पढ़ेंगे विसरित परावर्तन। सेकंड घटना आपके पास में क्या है, विसरित परावर्तन की है। विसरित मतलब फैलना, डिफ्यूज होना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे विसरित परावर्तन के बारे में। विसरित परावर्तन सेकंड पार्ट आपके सामने परावर्तन की घटना क्या है, विसरित परावर्तन। इसके अंदर क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पे गिरता है, ये आपके पास में कोई खुरदरा पृष्ठ है, ये डायग्राम
ये कोई अपारदर्शी खुदरा कोई पृष्ठ आपके पास में, इसके ऊपर कोई आपतित प्रकाश किरण गिरती है, किससे गिर रही है आपके पास में। तो खुदरे पृष्ठ पे जब आपतित प्रकाश किरण गिरती है तो एक निश्चित दिशा में जाने की बजाय क्या होती है, सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। यानी कि आपके पास में धूल धुएं के कण होते हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, वायुमंडल के अंदर धूल धुएं के कण गैसें होती है, उनसे टकरा कर क्या होता है, वो विचलित होता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो आपके पास में ये कोई परावर्तित आपतित प्रकाश किरण है, इसी खुदरे पृष्ठ पर गिरने के बाद में क्या होगी, इस दिशा में फैल गई, इस तरीके से ये कहां पे टकराई, इस दिशा में फैल गई। यानी कि समान एंगल के द्वारा ये परावर्तित नहीं होती है, सभी संभव दिशाओं में जहां पे भी इसको डायरेक्शन मिलती है उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसके अंदर घटना क्या आपके पास में कि यदि कोई आपके पास में सूर्य से आने वाली आपतित प्रकाश किरण किसी खुदरे पृष्ठ पे गिरती है तो खुदरे पृष्ठ पे गिरने के पश्चात वो सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। ये जो घटना होती है वो कहलाती है विसरित यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके अंदर कंडीशन होती है आपके पास में, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपके पास में इस वायुमंडल के अंदर, यानी इस वायुमंडल के अंदर हम अधिकांश वस्तुएं देखते हैं, ये अधिकांश वस्तुएं होती है ये विसरित प्रकाश किरण देते हैं, मतलब फैला हुआ प्रकाश है, इस वायुमंडल के अंदर प्रकाश फैला हुआ है, इसी कारण हमें इस वायुमंडल के अंदर लगभग वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। ये जो विसरित प्रकाश होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो विसरित कैसे होता है कि इस वायुमंडल के अंदर धूल धुएं के कण, मिट्टी के जो कण होते हैं उन कणों से वो क्या होते हैं, टकराते हैं, गैसों के कणों से टकराते हैं और टकराने के पश्चात क्या होते हैं, वो विसरित हो जाते हैं। और आकाश का रंग जो नीला दिखाता है, आकाश का जो नीला रंग दिखाता है वो भी विसरित प्रकाश का उदाहरण है, वो विसरित प्रकाश का दिखाई देता है। इसके अंदर एक घटना और है कि आपके पास में कोई अंतरिक्ष यात्री, यानी कि हमारे पास में कोई अंतरिक्ष यात्री हो और वो वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में चलाता है, तो उस अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या होता है, काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो पृथ्वी पर या धूल धुएं कणों के ऊपर, वायुमंडल के अंदर धूल धुएं कण होते हैं, उन पे गिरता है और वहां से गिरने के बाद में वो परावर्तित होता है। लेकिन वो परावर्तित प्रकाश होता है वो अंतरिक्ष में पहुंचे गए अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनके आंख के रेटिना पर नहीं पहुंच पाता है। और जब कोई प्रकाश, परावर्तित प्रकाश किरण होती है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु आपके पास में होती है, उसके आंख के रेटिना पे नहीं गिरती है, तो रेटिना पे जब वस्तु कोई परावर्तित प्रकाश किरण नहीं गिरेगी तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष की ओर चले जाते हैं, तो उन्हें जो आकाश का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। तो ये आपके पास में विसरित परावर्तन है। तो आपके पास में परावर्तन की दो घटनाएं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, नियमित परावर्तन, और दूसरा आपके पास में विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, यानी मिरर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मिरर के अंदर क्या होती है, परावर्तन की घटना होती है। तो मिरर के अंदर पढ़ते हैं तो आपके पास में दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है आपके पास में प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है कि जो परावर्तक पृष्ठ, यानी कि कोई आपतित प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पे गिरती है तो वो जो पृष्ठ होता है जिस पर परावर्तित प्रकाश यानी कोई आपतित प्रकाश किरण गिरकर हो क्या होती है, परावर्तित होती है, तो जो पृष्ठ होता है अगर वो समतल होता है तो वो जो दर्पण होता है वो कहलाता है समतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा आपके पास में गोलीय दर्पण होता है। अगर जो आपके पास में दर्पण है वो गोलीय रूप से है, इस तरीके से है, समतल में अगर एक गोलाकार यानी गोले का कटा हुआ भाग के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है वो आपके पास में दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इनके ऊपर। अब ये दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि कांच की एक ऐसी व्यवस्था जिसके एक तरफ पॉलिश की गई हो और दूसरा जो भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ यानी आपतित किरण गिरती है उसके ऊपर और गिरने के बाद में वो क्या है, परावर्तित होती है। तो ये जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपके पास में प्लेन मिरर, दूसरा आपके पास में स्फेरिकल मिरर, यानी कि एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण के रूप में और उत्तल दर्पण के रूप में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समतल दर्पण। समतल दर्पण की कंडीशन क्या आती है कि आपके पास में एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जैसे ये, यानी कि एक ऐसा दर्पण आपके पास में
जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ यानी प्रकाश किरण यहां पे गिरी इस तरीके से, और गिरने के बाद में यहां पे इस दिशा में परावर्तित हो गई, ये यहां पे अभिलंब बन गया। तो ये आपके पास में क्या होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की डेफिनेशन क्या जाएगी कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो क्या कहता है इसमें समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ये आपके पास में गोलीय दर्पण बना दिया जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय। ये जो आपके पास में परावर्तक पृष्ठ है यानी ये प्रकाश किरण गिर रही है इसके ऊपर, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ कैसा आपके पास में, गोलीय। तो आपके पास में ये है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण के रूप में और दूसरा क्या होता है आपके पास में उत्तल दर्पण के रूप में। इसके बारे में तो इससे पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों की विशेषताएं। यानी कि आपके पास में समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी विशेषता क्या होती है कि ये समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब होता है, उसके अंदर पहली एक प्रकृति होती है इसकी पार्श्व प्रकृति बोलते हैं इसे। पार्श्व मतलब होता है उल्टा, यानी समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने अगर कोई बिंब रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो अगर समतल दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो बिंब का बायां भाग होता है वो दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब के दाएं भाग की स्थिति को व्यक्त करता है, और बिंब का जो दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब के बाएं भाग की स्थिति को परिवर्तित करता है, यानी एक दूसरे का उल्टा प्रतीत करते हैं। ये होती है पार्श्व प्रकृति। दूसरा होता है कि स्थिति। स्थिति का मतलब क्या होता है कि कोई भी समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने अगर बिंब होता है यानी वस्तु होती है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पे रखी हुई है तो दर्पण के अंदर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी उतनी ही दूरी पर होगा। ये इसकी स्थिति है। तीसरी आपके पास में है कि प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के अंदर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो आभासी होता है। वो उसके अंदर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सिर्फ हमें क्या होता है, आभासी यानी सिर्फ प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उसके अंदर प्रतिबिंब या हमारा चित्र नहीं होता है। ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है कि कोई भी वस्तु होती है या बिंब होता है, अगर उसका दर्पण समतल दर्पण के अंदर हम प्रतिबिंब देखते हैं, वो पूर्ण प्रतिबिंब देखते हैं यानी पूरा प्रतिबिंब देखते हैं, तो इस समतल दर्पण की जो लंबाई होती है वो बिंब की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यानी कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई आती है वो इस बिंब यानी इस वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ये समतल दर्पण की विशेषता है, समतल दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता होती है। अब समतल दर्पण के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समतल दर्पण के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास में दो समतल दर्पण रखे हुए हैं और उन दो समतल दर्पणों के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं कि यानी कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपके पास में क्या है, झुके हुए दो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करते हैं कि यानी कितने प्रतिबिंब, यानी दो समतल दर्पण हैं वो किसी एंगल पे रखे हुए हैं तो उनकी स्थिति यानी प्रतिबिंबों की संख्या किस तरीके से ज्ञात होती है। तो पहली कंडीशन है यदि 360/थीटा हो, यानी कि यदि 360/थीटा एक सम संख्या आती है। सम संख्या का मतलब कैसे कि आपके पास में ये एक दर्पण है और ये दर्पण है, जैसे कि ये आपके पास में एक दर्पण है और ये दर्पण है, ये दो दर्पण है और दो दर्पणों के बीच में ये कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पे इस पॉइंट पे कोई वस्तु रखी हुई है यानी ये वस्तु है और ये दर्पण है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि दो दर्पणों के बीच में, वस्तु के बीच में नहीं, दो दर्पणों के बीच में, दो दर्पणों के बीच में अगर कोण थीटा कुछ भी हो जाए
थीटा और 360 के अंदर उस थीटा का भाग देते हैं तो हमारे पास में अगर सम संख्या आती है, क्या आती है, सम संख्या आती है, तो उसके द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास में 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी दो समतल दर्पण है और दो समतल दर्पण परस्पर थीटा कोण पे रखे हुए हैं, परस्पर क्या रखे हुए हैं, थीटा कोण पे रखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि 360 में 360 में थीटा का भाग करते हैं और अगर 360 में थीटा का भाग करने पर हमारे पास में सम संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा n इक्वल 360 बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊं कि ये दो दर्पण है परस्पर 90 डिग्री कोण पे रखे हुए हैं, थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 360 बाई 90 तो इक्वल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 एक सम संख्या है, तो 4 एक सम संख्या है तो हमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या देगा, n इक्वल क्या देगा 360 बाई थीटा यानी कि 360 बटे में 90 और माइनस क्या देगा 1, ये वैल्यू आ जाएगी n इक्वल कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 यानी कि 3 प्रतिबिंब, यानी इसके अंदर इस वस्तु के 3 प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास में यदि 360 बाई थीटा इक्वल टू क्या हो, विषम संख्या हो, आपके पास में क्या हो, विषम संख्या हो, तो इसकी दो संभावनाएं होंगी, तो इसकी क्या होगी, इसकी दो संभावनाएं होंगी। क्या होगी, दो संभावनाएं, कैसे, एक तो होगी हमारे पास में सममित अवस्था, सममित अवस्था में समझाता हूं आपको। सममित अवस्था क्या होगी कि आपके पास में ये कोई दो दर्पण है इस तरीके से, एक दर्पण ये है, दर्पण फर्स्ट, और ये दूसरा दर्पण आपके पास में दर्पण सेकंड, और इनके बीच में यहां पे कोई बिंब रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, बिंब या वस्तु रखी हुई है, ये चीज रखी हुई है। तो अगर ये कोण दोनों बराबर हो, दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2 हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कोण समान हो। सममित अवस्था मतलब कि ये जो बिंब है वो इस दर्पण से भी समान दूरी पे रखा हो और इस दर्पण से भी समान कोण पे रखा हुआ हो, ये होती है सममित अवस्था। तो इसके लिए आपके पास में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा n इक्वल 360 बाई थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में जो हमने पहले पढ़ा वही कंडीशन है इसके अंदर, कि जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि ये मैंने मान लिया पूरा कोण है वो आपके पास में, ये जो मान लिया मैंने, हमारे पास में 72 डिग्री ले लो, 72 डिग्री लेंगे तो आपके पास में 360 डिग्री और ये भी क्या आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री आ गया, ये भी क्या गया 360 डिग्री आ गया, दोनों एंगल बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, तो हम यहां पे लेंगे तो क्या जाएगा 360, एग्जांपल के रूप में थीटा इक्वल टू क्या है 72 डिग्री है, पूरा कोण थीटा इक्वल टू कितना है 72 डिग्री, थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 36 डिग्री और ये भी थीटा बाई 2 36 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 72 डिग्री यहां पे रखेंगे 360 बाई 72 इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास में 360 में 72 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 से कैंसिल करेंगे 8 और ये आ जाएगा 40, 8 का 40 में ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये क्या आपके पास में एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन आपके पास में क्या है, ये एक सममित अवस्था है। सममित अवस्था मतलब समान कोण है, दोनों एंगल क्या आपके पास में समान है।
समान कोण के बीच में कोई रखी हुई है वस्तु, तो आपके पास में जो पहले फॉर्मूला लगा था सम संख्या के अंदर फॉर्मूला लगा था प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का, वही फॉर्मूला अब इसके अंदर लग जाएगा। तो हमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने कितना जाएगा 360 बाई थीटा, या थीटा की वैल्यू कितनी आ गया इसमें 72 माइनस क्या आ गया 1, तो 360 में 70 का डिवाइड किया 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी 4 बनेगी इसके अंदर। ये तो है इसकी सममित अवस्था। अब इसकी दूसरी आपके पास में है असममित अवस्था। सेकंड कंडीशन क्या होगी आपके पास में असममित अवस्था। असममित अवस्था के अंदर जैसे आपके पास में असममित अवस्था के अंदर जाते हैं हम लोग, सेकंड जो कंडीशन आपके पास में, इसकी दूसरी संभावना क्या है असममित अवस्था हो। असममित अवस्था हो। असममित अवस्था का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई दर्पण है दो, इस तरीके से ये दर्पण फर्स्ट है और ये दूसरा दर्पण सेकंड है। सेकंड है और इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है इस तरीके से, यहां पे कोई बिंब रखा हुआ है या वस्तु रखी हुई है, लेकिन दोनों ही कोण अलग अलग हो। इस दर्पण से ये वस्तु होती है अलग कोण पे रखी हुई है और इस दर्पण से वस्तु अलग कोण पे रखी है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने मान लिया कि ये अल्फा एंगल है और ये क्यों एंगल क्या मान लिया, मैंने बीटा मान लिया। दोनों ही कोण अलग अलग है, दोनों ही कोण के आपके पास में अलग अलग है। तो इसके लिए आपके पास में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा n इक्वल 360 बाई थीटा होगा। क्या होगा 360 बाई थीटा होगा। जैसे कि आपके पास में मैंने मान लिया एग्जांपल के रूप में अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री और बीटा इक्वल टू मान लिया मैंने 30 डिग्री। अल्फा इक्वल टू कितना मान लिया 10 डिग्री, ये एंगल 10 डिग्री मान लिया और ये एंगल क्या मान लिया मैंने 20 डिग्री। लेकिन आपके पास में अल्फा प्लस बीटा, आपके पास में अल्फा प्लस बीटा दोनों कोण किसके बराबर होंगे थीटा के बराबर होंगे, क्योंकि दो दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा आपके पास में थीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। थीटा इक्वल टू 40 डिग्री है तो निकाल लेंगे प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू क्या जाएगा 360 बाई थीटा का मान 40, ये आ जाएगा आपके पास में 9। तो आपके पास में प्रतिबिंबों की संख्या क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपके पास में झुके हुए दो समतल दर्पण है, तो उनके द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपके पास में। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी कि अगर एक तो 360 बाई थीटा हो और उसकी वैल्यू सम संख्या के रूप में हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बनेगा 360 बाई थीटा माइनस के 1, याद रहेगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि यदि 360 बाई थीटा 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो, विषम संख्या तो उसकी दो संभावनाएं होगी, एक सममित अवस्था और दूसरी क्या होगी असममित अवस्था। सममित अवस्था के अंदर कंडीशन होगी कि यानी कि कोई भी वस्तु होती है वो दोनों दर्पणों के मध्य में स्थित हो, यानी कि वस्तु का पहले दर्पण से समान कोण दूसरे दर्पण से समान कोण या दोनों से समान कोण बनता है, तो उसके द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या करने का फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस के 1। ये सममित अवस्था की कंडीशन है। और असममित अवस्था की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी वस्तु होती है वो दर्पण 1 और दर्पण 2 के साथ में अलग अलग कोण बनाती है, अलग अलग कोण बनते हैं, अलग अलग कोण पे रखी हुई होती है, तो होती है असममित अवस्था। असममित अवस्था के अंदर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 360 बटे थीटा, इस तरीके से इसका प्रतिबिंबों की संख्या में ज्ञात कर लेते हैं। तो ये समतल दर्पणों के अंदर होती है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि कोई दो दर्पण परस्पर समांतर रखे हुए हो, कोई दो दर्पण हमारे पास में और वो दोनों दर्पण परस्पर समांतर रखे हुए, यानी इस तरीके से रखे हुए, ये एक दर्पण है, ये दर्पण फर्स्ट
और दूसरा दर्पण ये है, दर्पण सेकंड, जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। ये दर्पण सेकंड है और ये दर्पण क्या है, फर्स्ट है। ये दोनों परस्पर क्या रखे हुए हैं, समांतर रखे हुए हैं। तो समांतर रखे हैं तो इनके बीच में जब कोई दो वस्तुएं, दो दर्पण होते हैं परस्पर समांतर रखते हैं तो थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब दो दर्पण परस्पर समांतर रखे हुए हो तो आपके पास में थीटा का कोण मान, थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो उसके द्वारा प्रतिबिंबों की, दो दर्पण समतल दर्पणों के मध्य प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। यानी आपके पास में 360 बाई 0 इक्वल टू क्या जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या आ जाएगी, अनंत। तो याद रखना कि यदि दो दर्पण परस्पर क्या रखे हुए हो, समांतर रखे हुए हो, तो आपके पास में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि जब हम हेयर ड्रेसर यानी नाई की दुकान में जाते हैं तो नाई की दुकान के अंदर एक दर्पण हमारे फेस के सामने होता है, एक दर्पण हमारे फेस के पीछे की साइड में होता है, और दोनों दर्पण क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। तो उन दोनों दर्पणों के मध्य में हम रखे हुए हैं, यानी कि हमारा जो बिंब होता है, वस्तु होती है, वो रखी हुई रहती है। तो दोनों दर्पणों के बीच, दोनों दर्पण परस्पर समांतर होते हैं, तो दोनों दर्पणों के बीच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था समतल दर्पणों के अंदर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, कि आपके पास में कोई भी प्रकाश किरण गिर रही है, उसका जो भाग होता है आपके पास में वो गोलाकार आकृति में हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, और जिसके दूसरी साइड में क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो, तो वो दर्पण होता है आपके पास में गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण के रूप में और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण क्या होता है, यदि गोलीय दर्पण के ऊपरी और सिरे पर, जैसे एग्जांपल के रूप में अवतल दर्पण के बारे में बताऊं, मैं इसके बारे में बताऊं, तो ये आपके पास में कोई गोलाकार भाग है, किसी कांच के टुकड़े का गोलाकार भाग, यानी किसी कांच का कटा हुआ एक भाग, गोलाकार कांच का कटा हुआ एक भाग है, जिसके ऊपरी और सिरे में, ऊपरी और सिरे का मतलब ये बाहर निकला हुआ जो पृष्ठ है, इसके ऊपर क्या कर जाए, पॉलिश कर दी जाए, ये पॉलिश कर दी गई। और जो अंदर दसा हुआ पृष्ठ है वो परावर्तक तल का करिएगा। ये जो अंदर दसा हुआ पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ, कि यहाँ पे कोई प्रकाश किरण टकराएगी और टकराने के बाद में वो क्या होगी, परावर्तित होगी इस दिशा में। इस तरीके से डायरेक्शन में क्या होती है, परावर्तित होती है। तो आपके पास में ये जो दर्पण होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये जो दर्पण होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी, यदि गोलीय दर्पण के ऊपरी हिस्से में यानी बाहर निकले हुए पृष्ठ पे क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, और अंदर दसा हुआ पृष्ठ, ये जो अंदर वाला पृष्ठ है क्या काम करे, परावर्तक पृष्ठ काम करे, यानी परावर्तन घटना को दर्शाए। इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और दूसरा आपके पास में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक कंडीशन इसके अपोजिट है जस्ट, यानी कि इसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि ये आपके पास में कोई कांच से कटा हुआ एक भाग है, जिसके अंदर वाले पृष्ठ पे, ये अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग पे क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। और जो बाहर वाला पृष्ठ है, ये जो बाहर वाला पृष्ठ है, ये किसका काम करे, परावर्तक तल का काम करे, यानी कि यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आपतित होगी और आपतित होने के बाद में वो क्या होगी, परावर्तित होगी। इस तरीके से परावर्तित होती है, ये कोई परावर्तित हो रही है। तो ये जो दर्पण होता है वो क्या कहलाता है आपके पास में, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी उत्तल दर्पण की कंडीशन क्या है, यदि गोलीय दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ पे क्या की गई हो, अंदर वाला पृष्ठ, ये देखो आगे की ओर है, ये अंदर वाला पृष्ठ आपके पास में है, अंदर वाले पृष्ठ पे पॉलिश की गई हो और बाहर निकला हुआ पृष्ठ, यानी ऊपरा हुआ पृष्ठ है वो परावर्तक तल का काम करे, तो ये जो दर्पण होता है आपके पास में वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी ये आपके पास में उत्तल दर्पण। तो यानी आपके पास में गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण के रूप में, दूसरा होता है उत्तल दर्पण के रूप में। अब गोलीय दर्पण के अंदर जो इसकी परिभाषा, यानी इस दर्पण के अंदर जो मुख्य फोकस, ध्रुव, परावर्तक केंद्र, जो भी चीजें होती है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सारों की क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन पढ़ेंगे।
यानी गोलीय दर्पण के अंदर जो संबंधित परिभाषाएं होती है, गोलीय दर्पण के अंदर क्या क्या चीज होती है, प्रकाश किरण इसके ऊपर गिरती है, गिरने के बाद कहां से ये रिफ्लेक्टेड होती है, तो इन सारों की हम क्या करेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे अलग अलग। तो आगे टॉपिक आपके पास में गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इस डायग्राम के द्वारा हम गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर परिभाषा के अंदर पढ़ेंगे ये ए बी एक द्वारक है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम द्वारक की। द्वारक द्वारक क्या चीज है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के व्यास, जैसे ये गोलीय दर्पण आपके पास में, ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का ये व्यास समझ में आ गया, जहां पे प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है, और यहां पे टकरा के क्या होती है, परावर्तित होती है, तो वे गोलीय दर्पण क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन दें इसे, तो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यहां पे टकराई किरण तो ये परावर्तित होगी, इस भाग पे टकराएगी तो प्रकाश किरण परावर्तित होगी, इस भाग पे टकराएगी तो प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये पूरा का यहां से लेकर यानी ए और बी, इस डायग्राम के अंदर ए ये रहा, बी ये रहा, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। पहली डेफिनेशन ये। दूसरी डेफिनेशन आपके पास में है ध्रुव, पोल, पोल, ये इसकी परिभाषा क्या देगी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, बीच का भाग, मिडिल पॉइंट, या गोलीय दर्पण के द्वारक का मध्य भाग क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इस ध्रुव को P द्वारा व्यक्त करते हैं। सीधी सी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। तीसरा पॉइंट आपके पास में मुख्य अक्ष या मुख्य फोकस ले लो आप लोग, मुख्य फोकस की परिभाषा देता हूं मैं। तीसरा पॉइंट आपके पास है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ द्वारा व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है कि किसी स्रोत से या बिंब से आने वाली आपतित प्रकाश किरण, यह आपतित प्रकाश किरण है, ये दो तीन आपके पास में क्या है, आपतित प्रकाश किरण है। इस दर्पण में ले लेंगे, उत्तल दर्पण है ये आपके पास में, उत्तल दर्पण के अंदर ये कंडीशन ये लेते हैं कि किसी स्रोत से या बिंब से आने वाली आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये द्रवड़ा परावर्तक पृष्ठ इसका है, ये परावर्तक पृष्ठ इसका है, कि किसी स्रोत या बिंब से आने वाली आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर जिस बिंदु से गुजरती है, यहां पे टकराई, यहां से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर किसी वस्तु या बिंब से आने वाली आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है, ये यहां पे टकराई, परावर्तित होगी, या जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, एफ कहते हैं। समझ में आ गया डेफिनेशन, समझ में आ गई। वापस सुनो इसकी डेफिनेशन, किसी स्रोत या वस्तु से आने वाली आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसे कैपिटल एफ द्वारा व्यक्त करते हैं। चौथा आपके पास में मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस दूरी क्या होता है कि मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, ये मुख्य फोकस बिंदु और ये ध्रुव, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, मुख्य फोकस या फोकस दूरी कहलाती है। यहां पे ये ध्रुव और ये फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा कहते हैं उसे मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसे मुख्य फोकस दूरी कहते हैं।
आगे वाला आपके पास में वक्रता केंद्र, 5 नंबर क्या आपके पास में वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा देखो आपके पास में क्या है कि वक्रता केंद्र में क्या आएगा, गोलीय दर्पण एक कटे हुए गोले का भाग है। जैसे यहां से मैंने इसको काट दिया तो ये कटे हुए गोले का भाग हो गया, जिसके एक तरफ क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है जिसके एक तरफ पॉलिश की गई हो। उस खोखले गोले का केंद्र, जैसे ये जो आपके पास में यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है, कटा हुआ एक खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है जिसके एक तरफ पॉलिश की गई है। इस गोले का केंद्र, यानी इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो इस गोले का जो एक केंद्र आपके पास में, इस गोले का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आपके पास में है गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है जिसके एक तरफ पॉलिश की गई हो। इस खोखले गोले का केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे वक्रता केंद्र को C द्वारा व्यक्त करते हैं। किस द्वारा व्यक्त करते हैं, C द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके बाद में आता है आपके पास में वक्रता त्रिज्या। इसके बाद में डेफिनेशन आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की भाषा क्या देगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये आपके पास में वक्रता त्रिज्या गई। अब इसके बाद में है मुख्य अक्ष। 7 नंबर पॉइंट क्या आपके पास में, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस बिंदु व ध्रुव तीनों को मिलाने वाली या तीनों से गुजरने वाली जो अक्ष है, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से गुजरने वाली जो अक्ष है वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां पे देखो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस बिंदु व ध्रुव से गुजरने वाली जो अक्ष, इन तीनों बिंदु से गुजरने वाली जो अक्ष होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आज के टॉपिक में, आज के जो हम इस वीडियो के अंदर इतना ही क्लियर करेंगे। इसके बाद के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ये आज के टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं और इसके कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर फ्लो करने हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो।